निठारी कांड। निठारी कांड में नोएडा के निठारी नोएडा के निठारी गांव नोएडा की निठारी में एक केस जो लगातार 17 सालों तक देश की अलग अलग अदालतों में चलता रहा। देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार और आम पुलिस से लेकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पूरा देश इस केस में जुड़ा हुआ था। एक केस जिसमें लोगों ने पहली बार सुना और समझा कि नरभक्षी आदमी कैसा होता है। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। इस केस की कहानी और इसकी इंक्वायरी में सामने आई बातों ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई व्यक्ति आखिर किस हद तक वहशी हो सकता है। 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को जितनी बेरहम मौत इस कहानी में मिलती है, वैसा कुछ भी पहले भारत के लोगों ने न देखा था न सुना था। लेकिन इस केस के जरिए जितना हम आदमी के वहशीपन को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें यह भी समझ में आता है कि हमारे देश का पुलिस प्रशासन और न्यायिक सिस्टम कितना गैर जिम्मेदार और नाकाबिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया। यह केस एक आईने की तरह है जिसमें भारत देश हर तरफ से कमजोर नजर आता है, लेकिन उस कमजोरी को हम आज भी नजरअंदाज करते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा बने। आप भी इस कहानी को सुनिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आप कहां और कितने कमजोर हैं और आपको कितना बदलाव करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में शहर नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव निठारी है। लगभग 50,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। साल 2005 में इस गांव से धीरे धीरे यह खबर आने लगी कि कुछ बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं। मामले लगातार सामने आने लगे तो लोगों ने अपनी अपनी तरह से अलग अलग कारण भी जोड़ने शुरू कर दिए। सबसे पहले यह अफवाह फैली कि गांव की पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है, वही भूत बच्चों को गायब कर रहा है। इस भूत के डर से माँ बाप ने अपने बच्चों को उस टंकी के पास जाने से मना कर दिया। अब उस टंकी के पास कोई नहीं जाता था, लेकिन बच्चों के गायब होने का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा था। ऐसे में जब लोगों के मन से भूत का भूत उतरा तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाने का फैसला किया। अलग अलग लोग पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस वाले ने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ न कुछ बहाने बनाकर लोगों को वापस भेज दिया जाता। कहानी चल रही थी, लोग अपनी अपनी तरफ से आकलन करने में लगे हुए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक के बाद एक सभी पर्दे खुलनी शुरू हो गए। 7 मई साल 2006 को पायल नाम की एक लड़की अपने घर से रिक्शा में बैठ करके निकलती है और कोठी D5 के पास जाकर के उतरती है और रिक्शे वाले को यह कह करके उस कोठी में चली जाती है कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। पायल जिस कोठी में गई थी उसे साल 2000 में मनिंदर सिंह पंढेर ने खरीदा था, जो JCB मशीन की खरीद फरोख्त का व्यापार करता था और ज्यादातर समय देश से बाहर ही रहता था। पंढेर के साथ इस कोठी में उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली भी रहता था। निठारी के लोगों को इस कोठी के बारे में इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता था। खैर, पायल नाम की वह लड़की जो रिक्शे वाले को उस कोठी के सामने रोक करके अंदर गई थी, जब कुछ देर बाद वह नहीं आई और रिक्शे वाले ने कोठी का दरवाजा खटखटाया तो सुरेंद्र ने दरवाजा खोला। रिक्शे वाले ने पायल के बारे में पूछा तो सुरेंद्र ने यह कहकर के दरवाजा बंद कर दिया कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई है। रिक्शे वाले को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन वो कुछ करने की हालात में भी नहीं था और रिक्शा वाला वहाँ से निकल करके अपना किराया लेने के लिए पायल के घर पहुंच गए। पायल के पिता को उसने पूरा मामला बताया तो पायल के पिता नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में जब उनकी बात को बार बार अनसुना किया गया तो जून 2006 में नंदलाल नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष मोरडिया के पास पहुंचे और यहाँ से पायल को ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। और इस छानबीन में कुछ और भी बातें साफ हो गई, पहेलियां खुलने लगी और लोगों के सामने जो गुत्थी 1 साल से अटकी हुई थी वो खुल गई। दिसंबर 2006 में जाकर के पुलिस को एक सुराग मिला। पायल का मोबाइल बहुत समय बाद महाराष्ट्र में एक्टिव हुआ। पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस किया तो पता चला कि मोबाइल किसी और के पास है। मोबाइल रखने वाले से जब यह पूछा गया कि उसे यह मोबाइल कहां से मिला तो उसने बताया कि उसे यह मोबाइल एक शख्स ने दिया था और इस शख्स का नाम सुरेंद्र कोहली था। सुरेंद्र कोहली से पूछताछ हुई तो एक के बाद एक पूरी कहानी साफ होना शुरू हो गई। कोहली ने बताया कि उसने पायल का गला घोट करके उसे मार दिया है और उसकी लाश के टुकड़े कर उन टुकड़ों को कोठी के पास के एक नाले में फेंक दिया है। पुलिस जब नाले से लाश के टुकड़े बरामद करने पहुंची तो वहाँ पॉलिथीन की थैलियों में भरकर फेंके गए छोटे बच्चों के कपड़े, जूते, अलग अलग अंग और कंकाल के
टुकड़े मिले। खोपड़ियां और कुछ चीजों को बोरे में भर करके फेंका गया था। इसके बाद जब पुलिस ने फिर से कोहली से पूछताछ की तो इस बार कोहली ने पूरा मामला पुलिस के सामने रख दिया। उसने बताया कि वो और उसका मालिक मिल करके ये सब कुछ करते थे। सुरेंद्र ने बताया कि वो छोटे बच्चों को चॉकलेट का लालच दे करके कोठी के अंदर ले जाता था और वहाँ दोनों मालिक और नौकर मिल करके उनका रेप करने के बाद उनको मार करके लाश के टुकड़ों को नाली में फेंक देते थे। यह मामला जंगल में आग की तरह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सुरेंद्र ने जो कुछ पुलिस को बताया उसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। 29 दिसंबर साल 2006 को आखिरकार पंधेर और सुरेंद्र दोनों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ से जब लोगों को यह समझ में आ गया कि जिन बच्चों को ढूंढने के लिए वो पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहे थे और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे और पुलिस उनकी बातों को सीरियसली नहीं सुन रही थी, उन बच्चों की लाशें नाले से मिली हैं, तो लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया। एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लोगों ने पथराव वगैरह करना शुरू कर दिया और इस तरह उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार भी इस मामले को लेकर के दबाव में आ गई थी। धीरे धीरे ये बातें भी सामने आई कि नोएडा पुलिस और पंधेर दोनों आपस में बहुत समय से एक दूसरे को जानते थे। शाम को शराब पुलिस वाले पंधेर के घर पर ही पीते थे और पंधेर का प्रभाव पुलिस वालों पर इतना ज्यादा था कि सब कुछ जानते समझते हुए भी पुलिस वालों ने 2 साल तक इस मामले को दबाए रखा और पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करती थी। सरकार पर जब दबाव ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ तो मुलायम सरकार ने नोएडा पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया और 11 जनवरी साल 2007 को ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई के पास जब ये मामला आ गया तो इस मामले की जांच शुरू हुई। पंधेर की कोठी में फोरेंसिक जांच शुरू हुई। क्राइम सीन से लगभग 1200 से 1300 हड्डियों के टुकड़े और बाकी कई चीजें भी मिली। लैपटॉप खंगाले गए तो इसमें कुछ वीडियोज और फोटोज थी, लेकिन इससे बात साबित नहीं हो रहा था कि असल में हुआ क्या है और किसने किया है। पंधेर और सुरेंद्र के बयानों के अलावा कोई पुख्ता सबूत और गवाह सीबीआई को हासिल नहीं हुए थे। दूसरी तरफ पूछताछ में दोनों आरोपी बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे। पंधेर के बारे में यह बात मालूम हुई कि वो सेक्स एडिक्ट था और धंधा करने वाली महिलाओं और लड़कियों को अपनी कोठी पर बुलाया करता था और पैसे देकर के सेक्स करता था। पंधेर के अनुसार पायल भी एक ऐसी लड़की थी जिसे वो बुलाता था, लेकिन पंधेर ने कबूल नहीं किया कि उसने किसी का रेप किया है। पंधेर ने सुरेंद्र की कई बातों को भी गलत बताया। इधर मालिक यह सब कुछ बता रहा था तो दूसरी तरफ नौकर की बातें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। सुरेंद्र ने सीबीआई को बताया कि उसने लाश के साथ भी सेक्स करने का प्रयास किया था। एक वीडियो जो सीबीआई ने रिकॉर्ड किया था उसमें सुरेंद्र बताता है कि उसने लाशों के टुकड़ों को पका करके खाया भी, मगर अभी भी सब कुछ सिर्फ बयानों के भरोसे ही चल रहा था और कुछ भी सीबीआई के हाथों में नहीं लग रहा था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक जांच में कुछ और एंगल्स को टटोलने पर भी जोर दिया गया, जिसमें कहा गया था यह मामला मानव अंगों की कालाबाजारी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी जुड़ा हो सकता है। साथ ही एक बात यह भी थी कि लाशों के टुकड़े और अंग वगैरह अलग अलग थालियों में भर करके फेंके गए थे, तो यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि एग्जैक्टली कितने बच्चों की हत्या हुई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने फिर भी एक अनुमान लगा करके बताया कि 18 से 19 लड़के लड़कियों की लाशें हो सकती है और ये सभी बच्चे 8 से 14 साल की उम्र के थे। पायल नाम की लड़की इस मामले में उम्र के हिसाब से बड़ी थी। ये सभी बातें उन सभी बातों से मेल नहीं खा रही थी जो लोगों ने पुलिस वालों को बताई थी। लोगों के अनुसार लगभग 70 से 80 बच्चे पिछले 2 सालों में गायब हुए थे, यानी कि लोगों के बयान भी हकीकत से काफी दूर थे और यह बात पंधेर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही थी और सुरेंद्र सीबीआई इंक्वायरी में फंसता चला जा रहा था क्योंकि उसने बच्चों को मारने और लाशों को फेंकने वाली बातें सामने रखी थी। सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि बच्चों के गायब होने की तारीख, समय और जगह के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था क्योंकि पुलिस ने यह सब कुछ कभी दर्ज ही नहीं किया। दूसरी बात यह थी कि सीबीआई ने जब अलग अलग मामलों की टाइमलाइन को पंधेर की लोकेशन के साथ जोड़ करके देखा तो ज्यादातर समय यही सामने आया कि इसमें पंधेर विदेशों में या पटियाला में अपने परिवार के साथ था। सीबीआई ने इस मामले में 19 एफआईआर दर्ज की और 2 चार्जशीट बनाई। दोनों चार्जशीट्स में सुरेंद्र पर आरोप लगाए गए थे। पंधेर को एक तरह से पूरे मामले से ही सीबीआई ने अलग कर दिया था। हालांकि कुछ मामलों में भी उसे आरोपी बताया गया था, लेकिन फोकस पूरी तरह से सुरेंद्र पर था। साल 2009 में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर की सजा पर रोक लगाने का फैसला लिया और फिर साल दर साल स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों पर मुकदमे चलाए गए, सजा भी सुनाई गई। कुछ मामलों में मौत की सजा भी हुई, लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया और इस तरह कहानी चलती रही। साल 2017 में आखिरी बार स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और फिर 16 अक्टूबर साल 2023 के दिन एक चौंका देने वाले फैसले में हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के लोगों में फैसले के विरुद्ध गुस्सा देखा गया। लोगों ने पंधेर की कोठी पर भी पथराव किया। लोगों के मन में ये सवाल थे कि आखिर कैसे इन दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। इन सवालों के जवाब कोर्ट ने अपने 308 पेजेस के फैसले में बड़े अच्छे और सुलझे हुए तरीके से दिया है।
इस फैसले के पीछे कोर्ट ने सबूतों की कमी को सबसे बड़ा कारण बताया था और ये भी कहा था कि सीबीआई ने सही ढंग से इस मामले में कार्रवाई नहीं करी थी और न ही अच्छे से पुलिस और सीबीआई ने सबूत जुटाने का प्रयास किया था। जिस कैमरे पर सुरेंद्र का बयान रिकॉर्ड किया गया था उसका रॉ फुटेज भी सीबीआई के पास नहीं है और न ही सीबीआई ने कहीं पर उन मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर लिए हैं जिनके सामने सुरेंद्र ने अपना बयान दिया था। हाईकोर्ट के 308 पन्ने वाले फैसले को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में कितने नाकारा ढंग से और बेमन से पुलिस और सीबीआई मामले की जांच करती है। हाईकोर्ट ने बाकायदा इस फैसले में पुलिस और सीबीआई की हर गलती को मेंशन किया है और इसे पढ़ने के बाद आपके पास ये मानने के अलावा और कुछ भी कहने को नहीं रहता है कि निठारी कांड में आरोपी नहीं पकड़े गए, जिसमें सबसे बड़ा कारण हमारा पुलिस प्रशासन है। और आज हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में लोगों का पूरा विश्वास और उनकी उम्मीदें सीबीआई और ईडी से खत्म हो चुकी हैं। अब इन संस्थानों में और आम पुलिस कर्मियों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। बात चाहे कोलकाता रेप केस की हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, सीबीआई हर बार नाकाम साबित हुई। खैर, तसल्ली देने के लिए इतना मान सकते हैं कि जांच अब भी चल रही है और कभी न कभी कुछ तो जरूर होगा। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ तसल्ली देने वाली बातें हैं। भारत की न्याय व्यवस्था कहां तक सड़ चुकी है इसका अंदाजा भी लगाना शायद मुश्किल है। ये सब कुछ कब सही होगा, कैसे सही होगा, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। और आप ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि आप अपनी लाइफ में सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव होते हुए देख सकेंगे। फिर भी उम्मीदें और इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।